सौ दीक्षा मोरे, उल्लासनगर मनपा शाला क्रमांक 12। नमस्ते बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का इतिहास और नागरिक शास्त्र का पाठ पहला इतिहास के साधन की जानकारी लेने वाले हैं। चलो फिर देखते हैं। बच्चों, पिछले वर्ष हमने भारत के प्राचीन कालखंड का अध्ययन किया है। इस वर्ष हम मध्यकालीन कालखंड का अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास में मध्यकाल मोटे तौर पर ईस्वी सन 9वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। इस पाठ में हम मध्यकालीन इतिहास के साधनों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास किसे कहते हैं। तो देखो, भूतकाल में घटित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को इतिहास कहते हैं। भूतकाल में जो घटनाएं घट चुकी है, उन घटनाओं के कालक्रम के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जो जानकारी दी जाती है, उसे ही इतिहास कहते हैं। इतिहास की दृष्टि से व्यक्ति, समाज, स्थान और काल, ये 4 घटक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इतिहास को विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना बहुत आवश्यक होता है। इन प्रमाणों को ही इतिहास के साधन कहते हैं। बच्चों, आज हम इन्हीं 3 साधनों की जानकारी लेने वाले हैं। पहला है भौतिक साधन, दूसरा है लिखित साधन और तीसरा है मौखिक साधन। जिस ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करना है, उससे संबंधित अनेक घटकों का विचार करना पड़ता है। इसके लिए ऐतिहासिक साधनों का आधार लेना पड़ता है। इन साधनों की जांच पड़ताल करना बहुत आवश्यक है और उनकी प्रामाणिकता सत्य पड़ताल भी करनी पड़ती है। इन साधनों का उपयोग बहुत ही सूझबूझ के द्वारा हमें करनी आवश्यक है। बच्चों, अब देखते हैं भौतिक साधन। तो भौतिक साधन किसे कहते हैं, वो देखेंगे। वस्तुओं और भवनों अथवा उनके अवशेषों को इतिहास के भौतिक साधन कहते हैं। तो भौतिक साधनों में क्या क्या समाविष्ट होगा? तो भौतिक साधनों में किलों अथवा गढ़ों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। किलों अथवा गढ़ों के कुछ महत्वपूर्ण भेद हैं, जैसे गिरिदुर्ग। गिरि मतलब पर्वत, दुर्ग मतलब किला। पर्वत के ऊपर जो किला होता है उसे गिरिदुर्ग कहते हैं। वनदुर्ग, वन मतलब घना जंगल, घने जंगल में जो दुर्ग होता है उसे वनदुर्ग कहते हैं। जलदुर्ग, पानी में जो किला होता है, जल मतलब पानी, पानी में जो किला होगा उसे जलदुर्ग कहते हैं। और ज़मीनी किला, ज़मीन के ऊपर जो किला है उसे ज़मीनी किला कहते हैं। इसी तरह स्मारकों में समाधि, मकबरा तथा भवनों में रजवाड़ा, मंत्री निवास, सामान्य लोगों के मकान आदि का समावेश होता है। इनके आधार पर हमें उस कालखंड का बोध होता है। वास्तुकला में हुई उन्नति से परिचय प्राप्त होता है। मतलब उस ज़माने के मकान किस तरह के थे और आजकल के ज़माने के मकान किस तरह से हैं, उनमें जो परिवर्तन हुआ है, उनमें जो बदलाव है, उससे हमें ये इस बात का बोध होता है कि उस कालखंड में लोग अपने मकान कैसे बनवाते होंगे और अब हमारे मकानों में कितना बदलाव आया है। वास्तुकला में हुई उन्नति से परिचय प्राप्त होता है। उस कालखंड की आर्थिक स्थिति, कला की ऊंचाई, निर्माण कार्य शैली और लोगों के जीवन का स्तर आदि की जानकारी मिलती है। इतिहास के साधनों के रूप में विभिन्न शासकों द्वारा सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं का उपयोग कर ढाले गए सिक्के महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उस ज़माने में अलग अलग धातुओं के सिक्के
हुआ करते थे, जैसे कि आजकल 1 रुपया है, 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का है, उसी प्रकार उनका कार्यकाल, उनकी शासन व्यवस्था, धार्मिक अवधारणाएं, व्यक्तिगत विवरण आदि की सब कुछ जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक स्थितियों की जानकारी भी मिलती है। उस कालखंड के धातु विज्ञान में हुई प्रगति ध्यान में आती है। सम्राट अकबर के सिक्कों पर अंकित राम सीता का चित्र अथवा हैदर अली के सिक्कों पर अंकित शिव पार्वती की प्रतिमा के आधार पर उस कालखंड में प्रचलित धार्मिक समन्वय का बोध होता है। देखिए बच्चों, ऐसा नहीं है कि हिंदू राजाओं ने ही अपने भगवान का, अपने ईश्वर का चित्र सिक्कों पर अंकित किया है। तो यहाँ पे सम्राट अकबर के सिक्कों पर राम सीता का चित्र है और हैदर अली के सिक्कों पर शिव पार्वती की प्रतिमा दिखाई देती है। पेशवाओं के सिक्कों पर भी अरबी तथा फारसी भाषा का उपयोग किया जाता था। इससे उस कालखंड में चलने वाले भाषा व्यवहार का ज्ञान होता है। अब हम देखते हैं शिलालेख किसे कहते हैं। शिला माने पत्थर, लेख मतलब उसमें कुछ लिखा हुआ होता है, उसे लेख कहते हैं। तो पत्थर अथवा दीवार पर उकेरे गए लेखों को शिलालेख कहते हैं। जैसे तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर के परिसर में उकेरे गए लेख चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल अथवा यादव शासकों के कार्यकाल में उकेरे गए अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। शिलालेख इतिहास लेखन का अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। इसके द्वारा भाषा, लिपि, समाज जीवन जैसे घटकों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। तांबे के पत्थर पर उकेरे गए लेखों को ताम्रपट कहते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा शिलालेख, वैसे ही ताम्रपट कि तांबे का जो पतला सा ऐसा पत्थर होता है, उसमें कुछ लिखावट होती है, उसे कहते हैं। इन ताम्रपटों पर राजाओं के आदेश, निर्णय आदि जानकारी उकेरी हुई होती थी। देखो बच्चों, अभी हमने देखा पहले कि भौतिक साधन क्या क्या है। अब हम देखने वाले हैं लिखित साधन क्या क्या होते हैं। उस कालखंड की देवनागरी, अरबी, फारसी आदि लिपियों की बनावट तथा शैली, विभिन्न भाषाओं के रूप, भोजपत्रों, पोथियों, ग्रंथों, आदेश पत्रों, चरित्रों, चित्रों द्वारा हमें मध्यकाल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही विविध व्यंजन, लोक जीवन, वेशभूषा, आचार विचार, तीज त्योहार की भी जानकारी मिलती है। इस पूरी सामग्री को इतिहास के लिखित साधन कहते हैं। लिखित साधन क्यों कहते होंगे? क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है और इसके ऊपर हम ज़्यादा विश्वास रख सकते हैं। इस कालखंड में विदेशी यात्री भारत में आए, उन्होंने अपना अपना यात्रा साहित्य लिख रखा है। उसमें अल बैरूनी, इब्न बतूता, निकोलस मनुची का समावेश है। बाबर का चरित्र कवि परमानंद द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित शिव चरित्र भी शामिल है। बखर, बखर शब्द खबर शब्द से बना है। खबर का अर्थ समाचार है। महाराष्ट्र में बखर इतिहास लेखन का एक प्रकार है। बखर द्वारा तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं, भाषा व्यवहार, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक स्थितियों जैसे घटकों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। मतलब वहाँ का जो सांस्कृतिक जीवन है, राजनीतिक घटनाएं हैं, भाषा व्यवहार है, उन घटकों को समझने के लिए ये बहुत लाभदायक है।
मराठी में अनेक बखरे घटनाएं घटित हो जाने के कई वर्षों के बाद लिखी गई है। फलतः उनमें कई बार सुनी सुनाई जानकारी पर बल दिया गया है, ऐसा पाया जाता है। महिकावती की बखर, सभासद की बखर, 91 कलमी बखर, चिटनीस की बखर, भाऊ साहेब की बखर, खरड़ा युद्ध की बखर आदि कुछ बखरे हैं। समकालीन पश्चिमी इतिहासकार रॉबर्ट आम और ग्रांड डब द्वारा लिखित ग्रंथ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लिखित साधनों में क्या क्या है? राजदरबार के कामकाज से संबंधित दस्तावेज, वंशावली, शकावली, पत्र व्यवहार और न्यायालय के निर्णय, ग्रंथ, चरित्र, विदेशी यात्रियों के यात्रा वर्णन और बखर, ये सब कुछ किस में आता है? तो लिखित साधनों में आता है। अब हम तीसरा देखेंगे, मौखिक साधन। लोक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती रही। ओविया, ओवी क्या होती है कि पहले के ज़माने में चक्की नहीं थी आटा पीसने के लिए, तब घर में ही आटा पीसा जाता था। उस वक्त जो गीत गाए जाते थे उसको ओवी कहते हैं। लोकगीत, पोवाड़े, कहानियाँ, दंत कथाएँ आदि द्वारा हम लोक जीवन के विविध पहलुओं को समझ सकते हैं। इन साधनों को इतिहास के मौखिक साधन कहते हैं। उपरोक्त सब जो प्रकार है, उन 2 प्रकारों के बाद ये मौखिक साधन हम देख रहे हैं। उपरोक्त तीनों प्रकारों के साधनों के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। यद्यपि इतिहास एक बार लिखा जाए, फिर भी उस विषय से संबंधित शोध कार्य निरंतर चलता रहता है। इस शोध कार्य द्वारा नए साधन, नई जानकारी प्रकाश में आती है। उसके आधार पर इतिहास का पुनर्लेखन कभी कभी करना पड़ता है। पुनर्लेखन मतलब फिर से उसे लिखना पड़ता है। जैसे हमारे दादा दादी, उनका समय था, माता पिता, उनका भी एक समय था, और हमारे समय का इतिहास। इन तीनों अलग अलग समयों के इतिहास में जो पुस्तकें थी उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर पाया जाता है। आगे हम देखते हैं ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन। इन सभी साधनों को उपयोग में लाने से पूर्व कुछ सावधानी बरतना आवश्यक होता है। उन साधनों की विश्वसनीयता, उनकी प्रामाणिकता की पड़ताल करनी पड़ती है। उनमें महत्वपूर्ण साधन कौन से हैं और साधन कौन से हैं, उसकी खोज करनी पड़ती है। इतिहास का लेखन करते समय लेखक की निष्पक्षता और तटस्थता को असाधारण महत्व रहता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इतिहास के जो 3 साधन हैं, भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन, इन सब की विस्तृत में जानकारी ली है। पाठ के नीचे स्वाध्याय में एक तालिका दी गई है। उस तालिका में कुछ अक्षर है। उन अक्षरों को जोड़कर वहाँ छिपे ऐतिहासिक साधनों के नाम ढूंढकर लिखने हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक नाम ढूंढकर दिखाया है। उसी तरह से आप लोग और नाम ढूंढो।